दोस्तों 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास किया गया था और तब 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म हुई थी। लेकिन अगर हम 2024 की बात करें तो आज राज्यों का आंकड़ा तब से डबल हो चुका है। 28 स्टेट्स हैं इस वक्त भारत में और 8 यूनियन टेरिटरीज है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको कई स्टेट से बाइफरकेशन की डिमांड सुनने को मिल जाती है। चाहे हम महाराष्ट्र से विदर्भ रीजन की बात कर लें, हम गुजरात से काठियावाड़ रीजन की बात कर लें, हम सेपरेट बोडोलैंड की बात कर लें या यूपी के बाइफरकेशन की बात कर लें। और रिपोर्ट्स की माने तो इन बाइफरकेशन की अगर डिमांड्स को मान लिया जाए तो भारत में स्टेट्स का जो आंकड़ा है वो 50 तक पहुंच सकता है। इसी तरीके की बाइफरकेशन की डिमांड आपको तमिलनाडु से सुनने को भी मिल जाएगी। और ये जो डिमांड है, ये जो रीजन है उसका नाम आता है कोंगू नाडु। ठीक है, कोंगू नाडु। तो कोंगू नाडु का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, किस तरीके से ये जो रीजन है ये तमिलनाडु की इकोनॉमी को इंपैक्ट करता है, किस तरीके से उनकी इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, इसका ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है। एंड कोंगू नाडु का नाम जब भी आता है तो हम राज्य सरकार की बात कर लें या हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लें, वो दोनों ही अलर्ट हो जाते हैं। किस तरीके से जो कोंगू नाडु है वो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को इंपैक्ट करता है, ये सारी चीजें जो है आज हम इस एक वीडियो में बड़ी आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वॉचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिला करती है, तो चैनल को रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, अगर मैं आपको पीछे स्क्रीन पर दिखाऊं तो आपको ये तमिलनाडु का मैप दिख रहा है। तमिलनाडु जब आप एंटर करोगे और उसके वेस्टर्न एरिया में जाओगे तो वो जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पे कुछ डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। उन डिस्ट्रिक्ट्स को ठीक है, ये तमिलनाडु इनके वेस्टर्न पार्ट में गए तो ये जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आपको दिख रहे हैं इन्हीं एज अ सेपरेट रीजन को क्या बोला जाता है, कोंगू नाडु बोला जाता है। ठीक है, कोंगू नाडु बोला जाता है। और ये जो मुद्दा है ना, ये समय समय पे आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसकी डिमांड उतनी अग्रेसिव नहीं है। अगर हम कंपेयर करें, जैसे यूपी के बाइफरकेशन की डिमांड होती थी कि उत्तराखंड एक अलग राज्य बनना चाहिए, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का एक अलग राज्य बनना चाहिए, जिस तरीके से वो अग्रेसिव डिमांड थी उतनी अग्रेसिव डिमांड तमिलनाडु के बाइफरकेशन से नहीं है। लेकिन तब भी ये जो मुद्दा है ये आपको न्यूज में देखने को मिल जाएगा। एंड ये मुद्दा 2021 में वापस से री एनर्जाइज हुआ था। क्यों हुआ था ये भी मैं आपको लेटर पार्ट में बताऊंगा। इसी वजह से आप देखेंगे कि बीजेपी ने यह भी कहा था कि मेंशनिंग कोंगू नाडु वाज अ क्लेरिकल मिस्टेक, एंड बीजेपी ने यह भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दी थी कि बीजेपी डज नॉट सपोर्ट एनी डिमांड फॉर बाइफरकेशन ऑफ तमिलनाडु। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है 2021 वाला, ये आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल रीजन समझाऊंगा, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझाऊंगा कि ये रीजन है क्या। ठीक है, अगर हम कोंगू नाडु की बात करें, ठीक है, कोंगू नाडु की बात करें तो ये कोई प्लेस नहीं, ये कोई एग्जैक्ट प्लेस नहीं है, इसका कोई एग्जैक्ट नाम नहीं है, कोई एग्जैक्ट पिन कोड नहीं है। इसको सिर्फ इसी तरीके से रेफर किया जाता है कि तमिलनाडु के वेस्टर्न पार्ट का जो रीजन है, वहां जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें सेपरेटली हम कोंगू नाडु कहेंगे। लेकिन अगर हम संगम लिटरेचर पर चले जाएं, संगम लिटरेचर में आपको 5 रीजन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, एशियन तमिलनाडु में वहां पर 5 रीजन्स हैं। उन 5 रीजन्स को कोंगू नाडु की तरह रेफर किया गया है एंड वहां पर संगम लिटरेचर में इस कोंगू नाडु को एक सेपरेट टेरिटरी की तरह मेंशन किया गया है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट की बात करें, आज वहां पर बस तमिलनाडु का इसका रिकॉग्निशन यही है कि तमिलनाडु के वेस्टर्न पार्ट में, और यहां पर आपको इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएंगे, जैसे नीलगिरीज हो गई, कोयम्बतूर हो गया, तिरुपुर हो गया, एरोड हो गया, करूर हो गया, नमक्कल हो गया और सालेम, जो कि इंडस्ट्रियली काफी इंपॉर्टेंट सिटी है। ये सारे आपको डिस्ट्रिक्ट इस रीजन में देखने को मिल जाएंगे। ये आपको तमिलनाडु का मैप दिख रहा है, ये वेस्टर्न पार्ट है। यहां पर जो आपको रीजन्स डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं, इरोड हो गया, नीलगिरी हो गया, कोयम्बतूर हो गया, तिरुपुर हो गया, ठीक है, सालेम हो गया, नमक्कल हो गया, ये सारे जो रीजन है ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं एज कोंगू नाडु। इनफॉर्मली इसे कोंगू नाडु बोला जाता है। ठीक है, इनफॉर्मली बोला जाता है, बाकी इसका कोई फॉर्मल नाम नहीं है, कोई ऑफिशियल नाम नहीं है, कोई इसका पिन कोड वगैरह नहीं है। ठीक है, और ये जो नाम भी निकला ना, जो कोंगू नाडु है, ये जो नाम डिराइव हुआ है, यहां पर एक कम्युनिटी है, ठीक है, उस कम्युनिटी के नाम से है, एंड वो कम्युनिटी का नाम है कोंगू वेलाला गोंडूर। ठीक है, इनका एक बड़ा सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है और इसी वजह से ये जो कोंगू नाडु है ये नाम भी निकल कर आया है। बाकी वही सारी चीजें जो मैं आपको बता चुका हूं, वही चीज मेंशन है। बाकी अगर हम हिस्टोरिकली और कॉन्टेक्स्ट को समझें तो जो चेरा डायनेस्टी है उनका बड़ा स्ट्रांग होल्ड रहा था इस रीजन में, और ये जो रीजन रहा है पूरा आपका, ठीक है, ये आपका एक प्रिंसिपल ट्रेड रूट की तरह काम करता था, जो कि वेस्ट कोस्ट को ईस्ट कोस्ट से कनेक्ट करता था। ठीक है, वेस्ट कोस्ट को ईस्ट कोस्ट से कनेक्ट करता था, इस वजह से काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रीजन रहा था ये हिस्टोरिकल एशियंट इंडिया के टाइम पर।
चेरास का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, उसके बाद यहां पर चोलाज ने भी रूल किया है, इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, पंड्यास का भी रूल रहा है, गंगा डायनेस्टी का भी रूल रहा है, बाद में विजयनगर एम्पायर भी इस रीजन में फ्लरिश किया था। एंड अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में इस रीजन से सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन भी आया था। एंड जब साल 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जब वो पास हुआ था, तब ये जो पूरा का पूरा रीजन है, ठीक है, जो पूरा का पूरा रीजन है ये तमिलनाडु के अंडर आ चुका था। एरिया की बात करें तो ये आपको एरिया दिख जाएगा, बड़ी अगर आप इस रीजन में जाएंगे ना, बड़ी डाइवर्स, बड़ी सीनिक ज्योग्राफी है, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको वेस्टर्न घाट्स के व्यूज दिखेंगे, ईस्टर्न घाट्स के व्यूज दिखेंगे, एंड आपको डेक्कन प्लेट्यूज भी देखने को मिलेंगे, एंड बड़े इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कोयम्बतूर हो गया, सालेम मैंने बताया वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो हिस्टोरिकली भी इसका बड़ा सिग्निफिकेंस रहा है, प्लस ज्योग्राफी भी बड़ी इसकी सीनिक ब्यूटी है। अगर आप देखोगे बड़ी ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनफॉर्मली जो कोंगू नाडु है उनके डिस्ट्रिक्ट बड़े सीनिक ब्यूटी हैं, तो हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंस भी बड़ा अच्छा है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस भी है, इकोनॉमिकली मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ पे आपको कोयम्बतूर देखने को मिल जाएगा इसी रीजन में सालेम भी है। तो एक अच्छा खासा जो तमिलनाडु की जीडीपी की कंट्रीब्यूशन या इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उसमें एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है इस पूरे के पूरे रीजन से। लेकिन आप कहेंगे सर अगर हिस्टोरिकली इतना इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है और डेवलप्ड भी है, जैसे हम विदर्भ रीजन की बात कर लें या हम काठियावाड़ रीजन की बात कर लें, वहां पर बाइफरकेशन की डिमांड क्यों आ रही है? वहां पर बाइफरकेशन की डिमांड आ रही है कि भैया महाराष्ट्र बहुत बड़ा है और महाराष्ट्र का जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट तक ही रुक जा रहा है, जो और पीछे एरिया, जो रिमोट एरियाज है वहां तक डेवलपमेंट नहीं पहुंच पा रहा है। इसी वजह से दे आर आस्किंग फॉर अ सेपरेट स्टेट, बट इट इज नॉट द सेम इशू विद द तमिलनाडुज। ये कोंगू नाडु वाला जो रीजन है ये तो इकोनॉमिकली वैसे ही स्ट्रांग है, इसका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन यहां की जो कम्युनिटी उनका ये कहना है कि जो कंट्रीब्यूशन कोंगू नाडु तमिलनाडु की इकोनॉमी में प्रोवाइड करता है या कंट्रीब्यूट करता है, उस तरीके का जो ड्यू क्रेडिट है वो इस पूरे के पूरे रीजन को नहीं मिलता है। इसी वजह से आप देखेंगे कि कुछ कम्युनिटीज की डिमांड आती है कि इसे एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए, सो दैट हम अपना रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में, स्टेट में और स्ट्रांगली प्रेजेंट कर सके। तो यहां पर इकोनॉमिक्स वाला मुद्दा नहीं है जो गुजरात में है, जो महाराष्ट्र में, यहां पर थोड़ा सा पॉलिटिकल मुद्दा ज्यादा है। इसी वजह से इसकी अग्रेसिव डिमांड भी नहीं आपको देखने को मिलेगी पूरे के पूरे तमिलनाडु के स्टेट में। क्लियर हो गया इसका कंटेक्स्ट क्या है? जैसे पालघाट गैप है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो अभी प्रेजेंट डे रीजन है, ये बड़ा जो पालघाट गैप है ये कनेक्ट करता है इस पूरे के पूरे रीजन को वेस्ट कोस्ट से, और बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी, जैसे कावेरी हो गई, भावानी हो गई, अमरावती हो गई, ये सब इंपॉर्टेंट नदियां जो हैं आपको इस रीजन से बहते हुए देखने को मिल जाएंगी। और इसकी थोड़ी बहुत डेमोग्राफिक्स की भी आप इंफॉर्मेशन जान लीजिए। यहाँ पे प्रीडोमिनेटली हिंदू कम्युनिटी है, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज हैं, कास्ट डायनामिक्स भी यहाँ पर हैं, और जो मैंने आपको बताया ना ऑनडूर्स, ये आपके डोमिनेटली इस एरिया में इनका अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। क्लियर हो गया? और इकोनॉमी के बारे में आपको बता ही चुका हूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर रहा है। इंडस्ट्रीज है, यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर की देखने को मिल जाएंगी, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल्स, बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आपको इस पूरे के पूरे रीजन में देखने को मिल जाएंगी। आईटी हब है यहाँ पर, मोटर्स है, पंप्स है, ठीक है, और मेजर गारमेंट हब भी यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। और जो भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है उसका 54% सिर्फ और सिर्फ इस इलाके से या इन डिस्ट्रिक्ट से आता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है तमिलनाडु की इकोनॉमिक्स में या तमिलनाडु की जीडीपी में इस पूरे के पूरे रीजन या इन पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स का। एंड अगर हम वेट ग्राइंडर्स की बात करें, ऑटो कंपोनेंट्स की बात करें, ज्वेलरीज की बात करें, तो यहां से ये जो पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो पूरे के पूरे रीजन है, इनफॉर्मल जो रीजन है, दैट इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु, ये लीडिंग एक्सपोर्टर भी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर इकोनॉमिक्स का इशू नहीं है, ये मोर ऑफ जो है ये एक पॉलिटिकल मुद्दा ज्यादा है। जो एक्सपर्ट हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, उनका ये कहना है कि जो राज्य की सरकार है तमिलनाडु में, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उस पर थोड़ा सा प्रेशराइज बनाने के लिए जो केंद्र सरकार है उनका ये मुद्दा रहता है, और इस वजह से कोंगू नाडु जो है ये टर्म आ जाता है, सो दैट जो स्टेट गवर्नमेंट है उस पर थोड़ा सा प्रेशर बनाया जा सके। ये जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है इनका कहना है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि 2021 में यह मुद्दा जो है वापस से री एनर्जाइज हो गया था। क्यों हुआ? यह था कि जब भी कैबिनेट का एक्सपेंशन होता है ना, जब कैबिनेट का एक्सपेंशन होता है, यूनियन कैबिनेट का एक्सपेंशन होता है, तो जो नए मिनिस्टर्स को ऐड किया जाता है ना, तो उनके नाम के साथ वो किस स्टेट से आ रहे हैं वो मेंशन किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कल को यूनियन मिनिस्टर बनता हूं, ठीक है, सपोज कर लेते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं,
मैं बनता हूं, और तो अगर मेरा नाम आएगा तो ऋषभ सिंह प्रयागराज, ठीक है। मैं किस रीजन से बनूंगा, तो मेरा अगर रीजन रहेगा, मैं अगर बनूंगा तो अपने डिस्ट्रिक्ट से बनूंगा, मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज है, इस तरीके से आएगा। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया मुर्गन, ठीक है, जो डॉक्टर मुर्गन जी हैं, इनको भी कैबिनेट में अपॉइंट किया गया, और इनके नाम के आगे जो रीजन नाम आया ना, ठीक है, जो रीजन नाम आया वो कोंगू नाडु का आया, वो कोंगू नाडु का आया। और इसी के बाद 2021 में मुद्दा वापस से री एनर्जाइज हो गया, इस पर डिबेट होने लग गई, और ये बात उठने लगी कि ये बाइफरकेशन की बात हो रही, ये हो रही। इसके बाद जो है फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया था, जो कोंगू नाडु है ये कोई फॉर्मली डिफाइंड रीजन है नहीं, इस पर फिर बीजेपी ने, स्टेट उनके पार्टी ने बोला था कि ये क्लेरिकल एरर है, और गलती से जो है ये सारी चीजें जो हैं मेंशन हो गई थी। बीजेपी जो है वो किसी भी तरीके से, या जो केंद्र सरकार है वो किसी भी तरीके से तमिलनाडु के बाइफरकेशन की बात नहीं करती है, जैसे कि। लेकिन मैंने आपको बताया है कि इसकी डिमांड आपको उस तरीके से एग्रेसिवली देखने को नहीं मिलेगी, चाहे हम यूपी के बाइफरकेशन की बात कर लें, हम उत्तराखंड के बाइफरकेशन, यूपी से उत्तराखंड के बाइफरकेशन की बात कर लें, आंध्र के तेलंगाना के बाइफरकेशन की बात कर लें, ये मोर और ऑफन जो है ये आपका पॉलिटिकल मुद्दा ज्यादा है, इसी वजह से इसको वो ग्राउंड सपोर्ट भी नहीं मिलता है। तमिलनाडु में आप देखेंगे कि इस मुद्दे पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद जब ये टर्म मेंशन हो जाता है, ठीक है, जब टर्म मेंशन हो जाता है, जब इस रीजन का नाम आ जाता है कोंगू नाडु, जब ये टर्म आ जाता है, तो ये इतना काफी है कि जो स्टेट की पॉलिटिक्स है उसको रीशेप करने में जो है ये उसके रीशेप कर सकता है, उसको इंपैक्ट कर सकता है। इसी वजह से ये जो मुद्दा है ये समय समय पे आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये अग्रेसिवली उस तरीके से नहीं है। लेकिन जैसे जैसे अभी पॉलिटिक्स रीशेप हो रही है, जैसे अभी फेडरल टसल आ रहा है केंद्र सरकार का स्टेट गवर्नमेंट के साथ, स्पेशली उन स्टेट्स में जहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेम नहीं है, तो जैसे जैसे टसल बढ़ रहे हैं वैसे आप देखेंगे कि ये जो टर्म है कोंगू नाडु का एज ए सेपरेट रीजन, या ये जो टर्म है ये आपको न्यूज में देखने को मिलता रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपने वीडियो देख लिया तो अब आपको पूरा का पूरा जो ये इसका हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जो मुद्दा है ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये था पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन, आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करा कि ये कोंगू नाडु का जो इशू है वो क्या है, वो किस तरीके से इमर्ज हुआ है कोंगू नाडु वाला। एंड आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, कॉमेंट्स भी करिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।